गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा हीमोडायलिसिस, और जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। तो क्यों जरूरत पड़ती है आर्टिफिशियल किडनी की? देखिए, अगर किसी पर्सन के कोई डिसीज की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से अगर किडनी डैमेज हो जाती है तो क्या होगा कि जो भी किडनी के फंक्शन है, मेन जो फंक्शन है वो सबको पता है, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं कि जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो हमारी बॉडी को जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, क्योंकि अगर वो बॉडी में इकट्ठा होगा तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। मेन फंक्शन तो ये है। बाकी कौन कौन से रोल है एक बार हम वो भी डिस्कस करेंगे। वैसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर मैं एक बार फिर से बताऊंगी कि कौन कौन से रोल हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी प्ले करती है, और अगर किडनी खराब हो जाए तो वो फंक्शन कैसे परफॉर्म होंगे। तो आर्टिफिशियली उसको हॉस्पिटल के अंदर आर्टिफिशियल किडनी यानी मशीन के साथ उसको फिल्टर कराया जाता है ब्लड को, ताकि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी से, और जो भी हार्मफुल आयंस हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जा सके, और उसके बाद पूरा ब्लड फिल्टर करके वापस बॉडी में डाल दिया जाए। यानी जितने नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो आर्टिफिशियली मशीन के थ्रू पूरी बॉडी के ब्लड को फिल्टर किया जाता है, और उसके बाद ऐसा होता है कि 2-3 टाइम्स जो है वीक में वो करवाना पड़ता है, जिसमें से 3 से 5 घंटे लगते हैं, जिसमें पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है, और फिर उसके बाद उसको बॉडी में वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि पहले किडनी के क्या फंक्शन होते हैं, जो अगर किडनी फेलियर हो जाता है या किडनी डैमेज हो जाती है, ठीक से काम नहीं कर रही है, तो वो फंक्शन कौन कौन से हैं जो किडनी परफॉर्म करती है, जिनको परफॉर्म करना मुश्किल होगा। इसलिए आर्टिफिशियल किडनी यानी मशीन के थ्रू फिल्टर कराना जरूरी होता है। फर्स्ट तो सबको पता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस और उसमें मेन कौन सा है, यूरिया। अगर ये बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, ये पॉइजनस सब्सटेंस है, इसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाएगा तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसलिए फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है किडनी का वो है रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जिसमें से मेन आता है हमारा यूरिया। फिर दूसरा है जो रिमूवल ऑफ आयंस, जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल आयंस। और वो कौन से हैं, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, जिनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है उनको बॉडी में से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ बीपी, मेंटेनेंस ऑफ बीपी, ब्लड प्रेशर कैसे होता है आपने देखा होगा अक्सर कि हम अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा यूरिनेशन करना पड़ता है, ज़्यादा यूरिन हमें जो है आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसको तो क्या करना है, उतना ही ब्लड रखना है, उतना ही पानी रखना है ब्लड के अंदर, क्योंकि हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो ब्लड के अंदर ज़्यादा पानी जाएगा तो प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए उसको उतना ही मेंटेन करके रखना है जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। एक्सेस जो वाटर होगा उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो मेंटेनेंस ऑफ बीपी, इसको इसलिए ये वाटर जो पानी जो आ जाता है ब्लड में उसको मेंटेन करके रखती है ताकि बीपी मेंटेन रहे। फिर एक और फंक्शन है इसका, क्या ये 2 हार्मोन्स रिलीज करती, 2 हार्मोन्स, एक है कैल्सिट्रायोल एंड एरिथ्रोपोइटिन। तो ये जो 2 हार्मोन हैं अगर किडनी फंक्शन नहीं करेगी तो ये 2 हार्मोन भी रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, तो कैल्सिट्रायोल ये आपको कैल्शियम से रिलेटेड रखना होगा। ये एक्चुअली एक्टिव विटामिन डी है, एक्टिव विटामिन डी। यानी अगर हम दूध पीते हैं और वो हमारे गट में जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, तो उसका अब्जॉर्प्शन तभी होगा जब वहाँ पे कैल्सिट्रायोल होगा। और कैल्सिट्रायोल कौन रिलीज कर रहा है, किडनी। तो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए भी क्या चाहिए, कैल्सिट्रायोल चाहिए, जो कि किडनी रिलीज करती है। दूसरा हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन। तो एरिथ्रो वर्ड से आपको पता चल रहा होगा ये क्या बनाती है, ये आरबीसी के मैचुरेशन के लिए चाहिए होता है, आरबीसी के मैचुरेशन ऑफ आरबीसी।
मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के मैचुरेशन के लिए ये हार्मोन की जरूरत होती है। तो कई लोगों को अगर ये डायलिसिस कराना पड़ता है तो उसमें क्या होता है, डायलिसिस की वजह से एनीमिया नहीं होता, बल्कि ये हार्मोन रिलीज नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से उनको एनीमिया हो जाता है। तो ये फंक्शन जो है, हम ये दोनों काम तो कर सकते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करा सकते हैं, हार्मफुल आयंस को रिमूव करा सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी से, मेंटेनेंस ऑफ बीपी, हार्मोन का रिलीज, अब्जॉर्प्शन, और कौन सा मेन फंक्शन है, अब्जॉर्प्शन, यूजफुल आयन का जो अब्जॉर्प्शन होता है ना, यूजफुल सब्सटेंसेस का। तो ये सब काम जो किडनी करती है, वो सारे फंक्शन हम कैसे परफॉर्म करेंगे, वो सारे फंक्शन आर्टिफिशियल किडनी परफॉर्म नहीं करेगी, यानी ना हार्मोन रिलीज करेगी, ना अब्जॉर्प्शन करेगी, और ना ही आपका बीपी को मेंटेन करने का में हेल्प करेगी। तो बस हाँ, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको रिमूव करेगी। तो क्या होता है कि उसके पास अगर किडनी फेलियर हो गई है तो दो ही सोल्यूशन है, या तो वो किडनी ट्रांसप्लांट कराए, दो ही सोल्यूशन है, या तो किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, या डायलिसिस। तो दो ही सोल्यूशन है, या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराए या जो है डायलिसिस कराए। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इतना इजी नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो वो ट्विंस हो, सिस्टर ब्रदर हो, सिबलिंग्स हो, पेरेंट्स हो, आप उन्हीं से ले सकते हैं, और किसी से नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है, यानी टिश्यू की मैचिंग की जाती है, क्योंकि अगर टिश्यू मैच करेंगे तभी बॉडी उसको रिसीव करेगी, अगर टिश्यू मैच नहीं करेगा तो वो रिसीव नहीं करेगी। और वहाँ पे भी अगर आप करा भी देते हैं तो उसके बाद भी पूरे लाइफ टाइम तक आपको मेडिसिन खानी पड़ती है, ताकि इम्यून सिस्टम उसको बॉडी से बाहर ना फेंके, क्योंकि वो फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है तो बॉडी उसको रिसीव नहीं करती है, उसको बाहर निकालना चाहती है। तो इम्यून सिस्टम को उसके लिए कि वो उसको रखे बॉडी में, उस टाइम तक सप्रेस करना पड़ता है कि ये बॉडी को रिजेक्ट, उस पार्ट को, उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे। तो इतना इजी नहीं है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो क्या कराते हैं लोग, डायलिसिस कराते हैं। तो उस डायलिसिस में क्या करते हैं, मेनली ये बात क्लियर हो गई। डायलिसिस में मान लो आर्टरी है, आर्टरी जो है, आर्टरी को पेशेंट जो है जिसकी डायलिसिस करनी है उसकी आर्टरी को कनेक्ट कर दिया जाता है। एक यहाँ पर एक वो जो क्या होना चाहिए, एक सोल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं डायलिसिंग सोल्यूशन। एक चैम्बर होता है जिसके अंदर डायलिसिंग सोल्यूशन होता है, तो उसकी आर्टरी को कनेक्ट कर दिया जाता है डायलिसिंग सोल्यूशन से। तो आर्टरी को कनेक्ट करते हैं क्योंकि आर्टरी में प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है। अब ये जो ट्यूब होती है ये आर्टरी के साथ इन सेलोफिन की बनी होती है। ये सेलोफिन की ट्यूब होती है जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, जो आयंस को, यूरिया को, इनको बाहर आने देंगी, प्रोटीन्स को बाहर आने नहीं देंगी, तो सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो यहाँ पर ये सेलोफिन की बनी होती है ट्यूब, आर्टरी से सेलोफिन ट्यूब को के थ्रू जो है वो यहाँ पर जो चैम्बर है जिसमें डायलिसिंग सोल्यूशन भरा हुआ है, और ये डायलिसिंग सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल ब्लड की जैसी होती है, यानी प्लाज्मा की तरह, बिल्कुल ब्लड की तरह होती है इसकी कंसंट्रेशन। बट इसके अंदर कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, नाइट्रोजनस वेस्ट इसके अंदर नहीं होता। इस डायलिसिंग सोल्यूशन के अंदर कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, पर इसकी कंसंट्रेशन वैसी ही होती है जैसी ब्लड की होती है, ब्लड प्लाज्मा की। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इस आर्टरी को कनेक्ट किया जाता है सेलोफिन की ट्यूब से इस चैम्बर में जिसमें डायलिसिंग सोल्यूशन भरा हुआ है, लिखा है लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, तो यहाँ पर डाला जाता है, इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। उसको कनेक्ट करने से पहले यहाँ पर एंटीकोगुलेंट डाला जाता है। एंटीकोगुलेंट क्या है, ताकि ब्लड जमे ना, और एंटीकोगुलेंट क्या है, एंटीकोगुलेंट है हेपारिन, इसको डाला जाता है ताकि ब्लड जो है वो जमे ना, एंटीकोगुलेंट को डाला जाता है। उसके बाद इसको यहाँ पे इस चैम्बर में डाला जाता है, इस ब्लड इस सेलोफिन ट्यूब को, और इसके अंदर से जो भी यहाँ पर यूरिया है, जो भी यहाँ पे यूरिया है वो यूरिया, आयन सारे कहाँ जाएंगे, इस डायलिसिंग सोल्यूशन में यहाँ से बाहर निकल आएंगे। अब ब्लड यहाँ पर आया, ब्लड के अंदर किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। इस ब्लड के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है यूरिया की, यहाँ पर यूरिया है, आयंस हैं, तो वो सारे निकल के कहाँ जाएंगे, इस डायलिसिंग सोल्यूशन में डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन आपको पता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। तो डायलिसिंग सोल्यूशन के अंदर कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, इसलिए वो सारा नाइट्रोजनस वेस्ट और आयन कहाँ जाएगा, इस डायलिसिंग सोल्यूशन के अंदर।
उसके बाद जब ये पूरा फिल्टर हो गया यहाँ पर, तो क्या होगा, इसको वापस से वेन के सेलोफेन ट्यूब से फिर कनेक्ट करके वेन के थ्रू बॉडी में डाल दिया जाएगा ब्लड को। यानी जो चीज़ निकालनी थी, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट जो था, यूरिया जो था, आयंस जो थे, उनको सबको कहाँ निकाल दिया गया, इस डायलिसिंग सोल्यूशन में। उसके बाद जब ये ब्लड फिल्टर हो गया तो इसको वापस से वेन के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जब ये इकट्ठा हो गया है तो ये नहीं है कि यहाँ पर इकट्ठा रहे, इस सोल्यूशन को भी निकालते रहते हैं, नहीं तो यहाँ पर यूरिया का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो फिल्टर नहीं होगा ब्लड, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव होना है। पर अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ब्लड में से यूरिया और आयंस बाहर नहीं आएंगे, इसलिए इस ब्लड को निकालते रहते हैं। ये देखो, यूज डायलिसिंग सोल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट, तो जो भी एक्सेस सॉल्ट आया है, यूरिया आया है, उसको निकालते रहते हैं और फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन इसके अंदर ऐड करते जाते हैं। जो यूज हो गया है, जिसके अंदर आयंस आ गए हैं, यूरिया आ गया, उसको बाहर निकालते रहते हैं, नया इसमें डालते रहते हैं, और जो ब्लड फिल्टर हो जाता है उसको वेन के थ्रू पूरी बॉडी में फिर से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये है आर्टिफिशियल किडनी, यानी आर्टिफिशियली हॉस्पिटल के अंदर मशीन के थ्रू ये सारा काम किया जाता है। इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस, क्योंकि यहाँ पे ब्लड के थ्रू हो रहा है, जो काम किडनी कर रही थी, तो हीमो वर्ड इसलिए आ गया ब्लड के लिए कि यहाँ पर ब्लड के थ्रू पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जा रहा है। तो समझ में आया कि हीमोडायलिसिस क्या होती है या आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है। वैसे नॉर्मल किडनी 180 लीटर जो है फिल्ट्रेट करती है पर डे, जिसमें से हम 1-2 लीटर यूरिन ही बाहर निकाल पाते हैं। वो डिपेंड करता है हम कितना पानी पी रहे हैं उसके अनुसार, क्योंकि बीपी को मेंटेन करना है, तो अगर एक्सेस में पी रहे हैं, अगर हम 1 जग भर के पानी पी रहे हैं तो उस दिन हमको यूरिनेशन के लिए बहुत बार जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको ब्लड के अंदर पानी का अमाउंट को मेंटेन रखना है, बीपी को मेंटेन रखना है। तो 1 to 2 लीटर ही फिल्टर होता है। जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको सबको ये अब्जॉर्ब कर लेती है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर जाने देती है। कैसे जाने देती है, आपने पढ़ा है कि किडनी के साथ क्या कनेक्टेड होती है, यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। तो जब ये नॉर्मल किडनी फंक्शन कर रही होती है तो ये यूरिया क्या होता है, रीनल आर्टरी लेकर आती है, रीनल आर्टरी में से यूरिया किडनी ले लेती है और वापस जो है रीनल वेन ब्लड को वापस ले जाती है। तो जो यूरिया किडनी में आ गया, जमा हो गया है, वो किडनी यूरिया को पानी में घोल के यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देती है, यूरिनरी ब्लैडर में डाल देती है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है। कि नॉर्मल प्रोसेस में जो रीनल आर्टरी है वो जो ब्लड लेके आ रही है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब यूरिया। तो किडनी क्या करेगी, उस रीनल आर्टरी में से यूरिया को ले लेगी और रीनल वेन के थ्रू ब्लड को बॉडी में वापस जाने देगी। अब जब वो किडनी में यूरिया इकट्ठा हो जाएगा तो उसको वो पानी में डिसॉल्व करेगी और यूरिन के फॉर्म में यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब वो काम जब किडनी नहीं कर पा रही तो ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।